हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ईबीएस का पेपर है पर्यावरण अध्ययन का, और यह पेपर आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 12 जनवरी 2022 का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपके साथ जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 1 जनवरी से लेकर के मैंने कंप्लीट जो आपकी सभी शिफ्ट हुई हैं, तो उनमें मैंने आपको जो ईबीएस है और आपकी सीडीपी है इनको मैंने कंप्लीट कराया है। तो आप इनको देख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जी हैं, आपको बताना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो समझते हैं कि जो पूर्व काल से फल और सब्जी हैं उगाई जाती हैं, तो कौन सी वह फल और सब्जी होती हैं। तो आलू और टमाटर होता है, पत्ता गोभी और आम होता है, आम और केला होता है, या फिर ऑप्शन आपका 4 आता है कि मटर और केला होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो पूर्व काल से फल और सब्जी हैं वह उगाई जाती हैं, तो कौन सी वह सब्जी होती हैं। तो आम और आपका केला होता है जो पूर्व काल से उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका जो आपके ईवीएस का पार्ट होता है यह 61वें क्वेश्चन से लेकर के 90वें क्वेश्चन तक होता है। तो इसमें आपका यह 62वां क्वेश्चन है। तो एलेक्स केरल में रहता है, एलेक्स नाम का लड़का है, कहाँ पे रहता है, केरल में रहता है। तो वह अपने आंगन यानी कि घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। तो केरल में रहने वाले लोग होते हैं वह अपने घर के आंगन में क्या उगाते हैं। तो आपको बताना है कि नारियल और टिपियोका, या फिर टिपियोका एवं सरसों, या नारियल एवं कमल। ऑप्शन 4 आता है आपका कि सरसों एवं चावल। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि केरल में जो लोग होते हैं अपने घरों में क्या उगाते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि जो नारियल और टिपियोका है इसको क्या करते हैं, उगाते हैं। जो टिपियोका होता है केरल की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि केरल का क्या होता है, टिपियोका होता है जो अपने घर के आंगन में उगाया जाता है केरल के लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि जंतु जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। तो आपको बताना है कि बाज पक्षी, चमगादड़ और चील होता है, रेशम का कीड़ा, चींटी और मक्खी होती है, या चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा होता है, मधुमक्खी, चमगादड़ और कुत्ता होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि किससे ढूंढते हैं। तो गंध से ढूंढ लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, समझना है। तो जो आपकी चींटी होती है वह क्या करती है, एक दूसरे को स्मेल के माध्यम से वह पहचानती हैं, उसी लाइन पर वह चलना स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरीके से मधुमक्खी होती हैं, वह भी जहाँ पर उनको शहद की जो वो होती है वहाँ पे जो छत्ता बना लेते हैं, तो वहाँ पे भी वह क्या करती हैं, एक दूसरे की लाइन के माध्यम से वह एक दूसरे को पहचान लेती हैं कि कहाँ पे जाना है। इसी तरीके से आपका रेशम का कीड़ा होता है वह भी आपका होता है, तो गंध से ढूंढ लेते हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाता है कि जो चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा होता है यह एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी स्मेल के माध्यम से, अपनी गंध के माध्यम से पहचान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है। उसके पिताजी खुशी खुशी इस बात को स्वीकार करते हैं और वे किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। तो आपको इसमें बताना है कि किसके बारे में बचत के लिए कह रही है। तो ईंधन की बचत के लिए वह अपने पिताजी को एक सलाह देती है, उसके पिताजी हैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि वह किन साधनों के लिए जो प्राथमिकता है, प्राइमरी है, वह किसको देगी। तो कार एवं मेट्रो रेल को देगी ईंधन की बचत के लिए, या बस एवं मेट्रो रेल को देगी, या साइकिल एवं मेट्रो रेल को वह देगी, या ऑप्शन 4 आता है आपका मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि वह साइकिल की बात करेगी और मेट्रो रेल की बात करेगी। इसमें कहा गया है ईंधन की बचत के लिए। तो ईंधन की बचत किससे होती है, तो साइकिल और
रेल से होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाता है। कार होता है, इसमें बचत नहीं होती है, खपत होती है। इसमें भी खपत होती है और इसमें भी खपत होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए खाद्य सामग्री को चुनना था, यानी कि समर को किसी प्रोजेक्ट के लिए खाद्य सामग्री को चुनना था, तो जो पौधे से न लिया गया हो ऐसा आपको खाद्य सामग्री बतानी है कि जो किससे नहीं ली गई है। तो जो पौधे से न लिया गया हो वह चुनेगा। वह किस चीज़ को चुनेगा? तो शहद, कटहल और मीट को, दूध, अंडे एवं भुट्टा को, सरसों, मछली और मांस को, या फिर दूध, शहद और अंडे को। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो किससे नहीं ली गई है सामग्री है, तो वह पेड़ पौधों से नहीं ली गई है। किससे नहीं ली गई है? पेड़ पौधों से नहीं ली गई है। तो ऐसी सामग्री आपको इसमें ढूंढ के बतानी है कौन सी वह सामग्री हो जाती है। तो शहद, कटहल यह किससे लेते हैं? पेड़ पौधों से लेते हैं। दूध, अंडा और यह भुट्टा होता है, यह आपका पेड़ पौधों से आता है। सरसों, यह भी आपकी पेड़ पौधों से आती है। दूध, यह आपका जो जानवर होते हैं। शहद, मधुमक्खी के द्वारा। अंडे, यह भी आपके जानवर। तो यह ऑप्शन नंबर फोर आपका सही आंसर हो जाता है। इसमें कोई भी बात है जो पेड़ पौधों से संबंधित नहीं ली गई है, तो यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि एक लोहार निम्नलिखित में से किन चीज़ों को बनाता है, आपको बताना है। तो मिट्टी का मटका, ईंट और कुल्हड़ को, या खुरपी, आरी और कुल्हड़ को, या फिर अंगूठी, आरी और चूड़ी को, कुल्हाड़ी, ईंट और चूड़ी को। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो लोहार होता है वह क्या करता है। तो लोहार होता है वह लोहे के संबंधित जो चीज़ें बनती हैं उनके बारे में उनको बनाता है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो मिट्टी का मटका होता है, यह लोहार का काम नहीं होता है। और अंगूठी, आरी और चूड़ी होती हैं, यह भी आपका लोहार का काम नहीं होता है। यहाँ पे भी चूड़ी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर टू आपका सही आंसर हो जाता है कि जो खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी यानी कुल्हड़ यहाँ पे दे रखा है, यह आपकी क्या हो जाती है? कुल्हाड़ी होती है। तो यह कौन बनाता है? तो यह काम है उसका लोहार का। तो ऑप्शन नंबर टू आपका इसमें सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनता है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता है। तो निम्न में से वह क्या चीज़ों को चुनेगी? तो इसका सही आंसर बताना है। दोबारा से समझिए क्वेश्चन को। तो एक माँ को अपने बेटे के लिए घर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बच्चा है, बाहर नहीं जा सकता है। तो वह किन खेलों को चुनेगी? तो बैडमिंटन, शतरंज और लूडो को चुनेगी, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश को चुनेगी, टेनिस, शतरंज और स्टापू को चुनेगी, या ऑप्शन फोर आता है आपका छुपन छुपाई, स्टापू और पिट्ठू को चुनेगी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको बताना है कि बच्चा है, घर से बाहर नहीं जाता है, तो किन चीज़ों को चुनेगी। तो ऑप्शन नंबर टू इसमें सही आंसर हो जाता है कि वह माँ है कैरम बोर्ड को, शतरंज को और ताश को, इन चीज़ों को चुनेगी क्योंकि बच्चा है इन खेलों को अपने घर में भी खेल सकता है एक दूसरे के साथ। यह जो होते हैं, यह जो आपके बैडमिंटन होते हैं बाहर जाना पड़ेगा, शतरंज, लूडो बाहर जाना पड़ेगा, टेनिस होता है यह भी बाहर जाना पड़ेगा। तो यह आपके बाहर जाने वाले खेल हो जाते हैं। इन खेलों को बच्चा है अपने घर में भी खेल सकता है, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश को। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा राज्यों का वह समूह है जो कहाँ पर है? अरब सागर के तट पर है। तो केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात होता है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र होता है। केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र होता है। ऑप्शन नंबर फोर आता है आपका कि कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर टू कि जो केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र होते हैं यह कहाँ पर हैं? आपके अरब सागर के तट पर स्थित हैं। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आपके अरब सागर के तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि ग्रेगर मेंडल मटर के
पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था। तो आपको इसमें बताना है कि एक पीढ़ी में क्या थे, हरे थे, उसके बाद में उन्होंने अगले उसमें जो बीजों को बोआ तो उसमें पीले मिले। तो इसमें आपको बताना है कि सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे या ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे। ऑप्शन थर्ड आता है आपका कि ज़्यादातर पौधों में हरे रंग के बीज थे या सभी पौधों में पीलापन लिए हुए बीज थे। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 कि ज़्यादातर पौधे में क्या थे, ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। ज़्यादातर पौधे में क्या थे तो उनका स्थानांतरण हो गया तो पीले बीज उसमें हो गई। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन से वह पदार्थ हैं जो पानी में घुलते हैं। तो दूध, चीनी और शहद है, तारपीन, नींबू का रस और पेट्रोल है, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, नमक और साबुन है। ऑप्शन 4 आता है आपका कि चीनी, सिरका और नमक है। इसका सही आंसर आपको बताना है कि किस में घुलते हैं तो वह पानी में घुल जाते हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर, इसमें बताना है कि जो दूध, चीनी और शहद होता है तो यह आपका गलत हो जाता है। तारपीन का तेल यह भी गलत होता है, मिट्टी का तेल यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। चीनी, सिरका और नमक होते हैं, यह पानी में घुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। तो ट्यूबवेल है, बावड़ी है, बोरवेल है या फिर हैंडपंप है। तो इसका सही आंसर बताना है कि जो पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना होती है तो कौन सी होती है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो बावड़ी होती है यह आपकी क्या होती है, एक सही संरचना होती है जो पारंपरिक तरीके से जल का संग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि अंतरिक्ष यान में यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि अंतरिक्ष यान में यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं या डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं या एक जगह पर टिक कर रहने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं या खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है कि अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए यानी कि यात्रा करते हुए यात्रियों के बारे में कौन सा कथन है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं तो यह गलत है। बैठकर खाना खाते हैं यह भी गलत है। एक जगह पर खड़े होकर तैरते और सोते रहते हैं यह भी गलत है। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को क्या करते हैं, बेल्ट से बांधते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है कि एक जगह पर टिकने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं क्या करते हैं, अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, किसके, धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक आपको बताना है। तो नीरज चोपड़ा हो जाते हैं, लवलीना बोरगोहेन हो जाती हैं, साक्षी मलिक हो जाती हैं या फिर दीपा मलिक हो जाती हैं। तो यह किसके लिए हैं, एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ता निश्चय इसके प्रतीक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। कौन होती हैं, यह आपकी दीपा मलिक हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि नारकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को जाती है, कब जाती है, 11:50 पर जाती है। कोझीकोड वह 24 तारीख को पहुंच जाती है, कब, 17:45 पर पहुंच जाती है। तो आपको इसका समय बताना है कि इसको पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 29 घंटे 35 मिनट लगते हैं, 6 घंटे 55 या 29:05। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि नारकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से
23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है। कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंच जाती है। तो ट्रेन उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो कब जाती है? 11:50 पर जाती है। तो 11:50 यहाँ पे आपको दे रखा है कि 17:45। तो 17:45 का मतलब होता है शाम का। कब? शाम का होता है। और 11:50 होता है, यह आपका कब का है? तो यह आपका सुबह का दे रखा है। तो आपको बताना है कि 11:50 पर जा रही है ट्रेन। कब जा रही है? 11:50 पर जाती है और 17:45 पर यह क्या करती है? वहाँ पे पहुँच जाती है। तो समझते हैं। तो यहाँ पे 12 बजने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट लगेंगी। 12 बजने में कितना समय लगेगा आपका? 10 मिनट लगेंगी। यहाँ तक बात क्लियर? 12 बजने पर आपका 10 मिनट लगेंगी, यानी कि बज रहे हैं आपके 12 कब? दोपहर के। दोपहर के 12 बज रहे हैं और यह समय हो रहा है आपका शाम का। और यह तारीख है आपकी 24 का। यह समय आपका 24 तारीख का है और यह समय आपका कब का है? 23 तारीख का है। तो आपको इसमें बताना है कि जब यह दोपहर के 12 बज जाते हैं, फिर आपके रात के 12 बजेंगे। तो 10 मिनट को आपने अलग निकाल दिया। जब अब यहाँ पे कितने बज गए? आपके 12 बज गए। तो 12 बजने के बाद में आपके जो रात के 12 बजेंगे, फिर उसके बाद में आपके दिन के 12 बजेंगे। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। क्योंकि आपने दिन के 12 से लगाया, रात के 12 हो गए, फिर दोबारा से दिन के 12 हो जाते हैं। तो आपके कितने हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। कब पहुँच रही है ट्रेन? 17:45 पर पहुँच रही है। तो 17:45 पर पहुँचने में, तो इसका मतलब होता है कितना बजा? यानी कि 5:45 पर शाम की पहुँच रही है। तो यहाँ तक हमारे 24 घंटे 12 बजे तक हो गए थे। तो 12 बजे से 5 तक आपके क्या घंटे हो जाते हैं? तो आपको लगाना है कि 1, 2, 3, 4 और 5 कितने घंटे हो जाते हैं? 5 घंटे हो जाते हैं यहाँ पे भी। फिर आपको मिनट को लगा देना है कि 45 मिनट आपकी यहाँ पे बचती हैं, 10 मिनट आपकी यहाँ पे बचती हैं। तो इन दोनों मिनटों को जोड़ करके आपकी कितनी हो जाती हैं? 55 मिनट हो जाती हैं। अब आप इनको जोड़ लेना। तो कितना हो जाता है आपका? 24 और 5 आपके कितने हो जाते हैं? 29 आपके घंटे हो जाते हैं। प्लस आपकी 55 क्या हो जाती हैं? मिनट हो जाती है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आ जाता है आपका 29 घंटे 55 मिनट। क्या आ जाता है? 29 घंटे 55 मिनट आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। आपको ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि जो ट्रेन है कब गई है? 23 तारीख को गई है, 11:50 पर गई है और 24 तारीख को 17:45 पर पहुंच रही है, यानी कि शाम के 17:45 पर पहुंच रही है, यानी 5:45 पर पहुंच रही है। तो आपको इसका समय लगा देना है कि जो समय है 11:50 पर जाती है, यानी 10 मिनट आपके बाकी बचते हैं। फिर आपके 12 बज जाते हैं। दिन के 12 से लेकर के आपके रात के 12 तक, फिर आपका दोबारा लौट के दिन के 12 आते हैं। तो यहाँ पे आपके 24 घंटे हो जाते हैं। इस तरीके से 5 घंटे आपके यहाँ पे हो जाते हैं। 45 मिनट और 10 मिनट को जोड़ देते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं? 55 आपकी मिनट हो जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाता है 29 घंटे और आपकी 55 मिनट हो जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। तो उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो आपको बताना है कि पट्टचित्र, कलमकारी और मधुबनी होता है, फुलकारी, कलमकारी और मधुबनी है। ऑप्शन 3 है आपका कि कलमकारी, पट्टचित्र, वर्ली है, फुलकारी, मधुबनी और वर्ली है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि हरप्रीत है अपने परिवार से पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। तो उन राज्यों के कलाकार का संग्रह किया किसने? हरप्रीत ने। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो वह आपकी कौन सी यह कला हो जाती है? कहाँ पे? पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की। तो इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर। तो पंजाब की आपकी कौन सी हो जाती है? पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की आपकी हो जाती है फुलकारी। क्या हो जाती है? पंजाब की आपकी फुलकारी हो जाती है। बिहार की बात करते हैं तो आपकी मधुबनी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की आपकी वर्ली हो जाती है। तो आपको देखना है कि फुलकारी, मधुबनी और वर्ली आपको कहाँ पे दे रखे हैं?
तो यह आपका गलत हो जाता है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 आपका सही आंसर हो जाता है कि फुलकारी, मधुबनी और वर्ली हैं। यह आपके पंजाब और यह आपकी कहाँ की होती है, बिहार की, और यह आपकी कहाँ की होती है, महाराष्ट्र की होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ से कलाओं से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो एक अलग राज्य से एक नया लड़का अपनी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आपको बताना है कि जो आप उस छात्र को अवसर को अनुकूल बनाने के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में क्या करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें, या ऑप्शन नंबर 2 आता है आपका कि कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों से उन्हें कैसे संभाला जाए उनके बारे में चर्चा करें, या कक्षा के बारे में नए छात्र के लिए समायोजन करना अधिक कठिन होता है, उसकी मदद आपको कैसे करनी चाहिए। या ऑप्शन 4 आता है कि नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उनके पुराने स्कूल के नियमों में बताएं कि नए स्कूल के नियम से कैसे भिन्न है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या सही आंसर हो जाता है। तो किससे भिन्न है, तो यह इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि उसके बारे में क्या करें, चर्चा करें। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होता है, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषताएं हैं जो सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती हैं बिना बोले संचार किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन आपका CTET में आपने देखा है, कई बार रिपीट हो के आया है, तो इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो क्या करता है, बिना बोले संचार करता है। तो आपको बताना है कि वर्चुअल बैकग्राउंड होता है, स्क्रीन साझा करना होता है, या ऑप्शन 3 है कि चैट में GIF होता है, या फिर ऑडियो कॉल होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका चैट में क्या होता है, चैट में आपका GIF होता है, जो बिना बोले क्या किया जा सकता है, संचार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। किससे मेल खाता है, संरचनावादी दृष्टिकोण से मेल खाता है। तो नदी के पानी के रंग से उनमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, या विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना, या फिर जन्म देने वाले और अंड निष्पेक्षण के वाले जो पशुओं के बीच में अंतर समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग करना, या ऑप्शन 4 आता है आपका कि बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए क्या करना, फ्लो चार्ट का उपयोग करना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण को क्या करता है, संरचनावादी दृष्टिकोण से अधिक मेल खाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि नदी के पानी में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, यह आपका क्या हो जाता है, संरचनावादी दृष्टिकोण हो जाता है। पक्षियों की चोंच को देखकर चित्र बनाना, यह भी गलत है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग करना, यह भी गलत है, यह भी आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। किसके बारे में जानना, प्रदूषकों की इसमें पहचान करता है, यह आपका संरचनावादी दृष्टिकोण से मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। तो शिक्षक के द्वारा परिचय देने के बाद छात्र पुस्तक से मधुबनी के छत्ते की संरचना बनाते हैं, या जोड़े में छात्र EVS पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं। ऑप्शन 4 में आपको दे रखा है कि एक पाठ को पूरा होने के बाद कुछ छात्र पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो किसके लिए है, सक्रिय शिक्षण को व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ आपका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन
शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यह बात सही लग रही है। आगे देखते हैं कि विषय का परिचय देने के बाद पाठ्य पुस्तक, इसमें क्या बनाने की बात की गई है, संरचना बनाने की बात की गई है। यह भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे देखते हैं कि जोड़ी में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक से वर्णित विभिन्न पत्तियों की सूची बनाते हैं और यहाँ पे दे रखा है कुछ छात्र परिभाषिक इनकी क्या करते हैं, परिभाषाएं लिखते हैं। तो यह भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है कि छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पढ़ने पर क्या करते हैं, यह चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। यही आपका सक्रिय शिक्षण होता है और सबसे इसका महत्वपूर्ण यह उदाहरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। तो छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बनाने के लिए कहना, या छात्र को एक लघु सिंचाई प्रणाली के लिए कहना जो दर्शाए गए किसान पानी का अधिक कुशलता से प्रयोग कर सकते हैं, या पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं हैं उन पर चिपकाने के लिए क्या करना, स्टिकर बनाना। ऑप्शन 4 आता है आपका कि स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का क्या करना, परीक्षण करने के लिए संकेतक बनाना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ संबंध निम्नलिखित में से क्या प्रामाणिक कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए आदतों को बदलने के लिए कहेगा, या ऑप्शन 2 आता है कि छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली के बारे में कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, या पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना, या ऑप्शन 4 आता है आपका कि स्थानीय नगर निगम आपूर्ति के लिए किए जाने वाली पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए संकेतक बनाना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यह आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 1 आपका राइट आंसर होता है। क्या करने के लिए कहना, उसके साथ चर्चा करने के लिए, और जो आदतें हैं उनको बदलने के लिए कहना, यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता को बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में अध्याय पढ़ा रहे हैं। तो एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं, तो हम इसे ईबीएस में क्या पढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईबीएस इस पाठ को सीखने में प्रयोजन में सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहाँ वे सुनना और बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है, या हम सभी की अलग अलग क्षमताओं में बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों को पास क्या होती हैं, चुनौतियां होती हैं जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया गया है, क्या उनको समावेशी बना सकते हैं, या ऑप्शन 3 में आपको दे रखा है कि कुछ लोगों के पास चुनौतियां होती हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बातचीत कर रहे हों तो उसके समाधान यानी कि सावधान और सतर्क रहने की उनको क्या होती है, ज़रूरत होती है। ऑप्शन 4 में दे रखा है कि आप में से कुछ लोग होकर उसमें डॉक्टर बनना की चाह रखते हैं, डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं। तो विभिन्न प्रकार समस्याओं को, शारीरिक चुनौतियों को समझना और उन पर पहला कदम है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्या है, दिव्यांग छात्र उनको क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है उनको दिव्यांग छात्र। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो एक समावेशी शिक्षक यानी कि सभी के लिए समान शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूसिव एजुकेशन होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि उजेरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। तो शाहमीर देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है, उजेरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती
को देख सकती है उजेरा? जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब पर कैसे नजर आई? तो कक्षा 5 को यानी कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की धारणाओं में परिचित करने के लिए क्या किया गया? तो इसका सही आंसर बताना है कि शामिर के प्रश्न हल करने में क्या मदद करेगा? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों को कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे, यानी कहाँ रखेंगे? क्या बनाते हैं? कट आउट बना देते हैं सूर्य और चंद्रमा और तारों के लिए, तो आप क्या करेंगे? या फिर अगर आपको सुनीता विलियम्स में अंतरिक्ष जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? या फिर आप अंतरिक्ष यहाँ पे खाली है तो इसमें आपको बताना है कि आप मानते हैं कि इसमें कुछ है, या फिर आप गत्ते का प्रयोग अंतरिक्ष 3D मॉडल बनाएंगे तो या उस ग्लोब को कहाँ पे रखेंगे? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। अंतरिक्ष के बारे में आपसे पूछा है कि मुझे पता है कि शामिर अंतरिक्ष यान में गई थी, टीवी पर देखा, वहाँ धरती देख सकते हैं, वहाँ से धरती देख सकते हैं। जी हाँ, वहाँ से धरती ग्लोब पर नजर आई थी। तो आपको बताना है कि आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारे के कटआउट बनाते हैं तो आप इसे कहाँ रखेंगे? यह क्वेश्चन है आपका क्या हो जाता है? यह क्वेश्चन आपका सोचने के लायक है, सोचने समझने से संबंधित है। तो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 83 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध के लिए विशिष्ट मानने योग्य और प्राप्य है? तो आपको बताना है कि छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। यह छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सपना करना यानी सामना करना पड़ता है, या फिर छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण का उदाहरण देंगे। या ऑप्शन 4 आता है आपका कि बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, स्थानीय बस्तियों में वकालत करने में मदद करेंगे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या करना है आपको? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि शैक्षिक उद्देश्य है कि नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मानने योग्य प्राप्य है। तो इसका सही आंसर बताना है कि छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनाते हैं, यह गलत है। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। तो यह बात आपकी सही हो जाती है। छात्र बांध की नींव के लिए निर्माण करने का उदाहरण देंगे, यह भी गलत है। बांध अपने जीवन में प्रभावित करते हैं, बस्तियों की वकालत करना, यह गलत है। इसमें आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, क्या करेंगे? सूचीबद्ध करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका क्या करें? प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का किफ़ायती तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्रिया छात्रों को उन साधनों का संरक्षण करने में विचार करने में मदद करेगी जिनकी मात्रा क्या है? सीमित है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है कि परियोजना पर चर्चा करने के लिए जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और अभी वे विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। या ऑप्शन आपका नेक्स्ट आता है कि विभिन्न छात्रों को कितने घंटे चार्ट पेपर की आवश्यकता है। तो इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना, उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ उसकी तुलना करने के लिए कहना। ऑप्शन 3 है कि परियोजना में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों का मंथन करने के लिए कहना। ऑप्शन 4 में दे रखा है कि छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें उन्होंने कब, क्यों और कैसे और कितने चार्ट पेपर लिए हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या सही आंसर हो जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि उस परियोजना पर चर्चा करना जहाँ पे भी आपको क्या दिख जाए? चर्चा करना दिख जाए। ईवीएस में चर्चा करना दिख जाए, यह आपका क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है और हमेशा ही यह आंसर आपका सही होता है। आपको आंख बंद करके इस पर टिक लगा देना है, बिल्कुल राइट आंसर होता है। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में और ऑप्शन को कि विभिन्न छात्रों को चार्ट
पेपर की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ उसकी तुलना करने के लिए कहना, तुलना नहीं करनी है। चार्ट पेपर उपयोग करने के लिए उपयोग को कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना, उपयोग कम की यहाँ पे बात कर दी, यह भी आपका नेगेटिव हो जाता है, तुलना नेगेटिव होती है। छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कब, क्यों और कितने चार्ट पेपर लिए, तो यह भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें 1 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रयोग के उद्देश्य यानी कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को प्रभावित कैसे करते हैं, या फिर आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच में संबंध को समझाना, या एक बीज के अंकुरित होने के आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना, या ऑप्शन 4 आता है आपका कि विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने से कैसे मदद करता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि प्रयोग से हम विशिष्ट क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसका बताना है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या होता है। तो इसका सही उदाहरण आपको बताना है कि यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, तो यह गलत हो जाता है। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच में संबंध को समझना, यह बात सही है। अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या लिखना, यह भी गलत है। ऑप्शन 4 है आपका कि यह भी आपका गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि आसपास के तापमान का पानी के वाष्पीकरण के बीच में संबंध को समझना। क्वेश्चन नंबर आपका 86 आता है कि आनुवांशिक और अर्जित लक्षण होते हैं। विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सबसे ज़्यादा अधिक प्रासंगिक होगा। तो आपको बताना है कि क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच में कोई समानता पाते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न हैं। ऑप्शन 3 आता है क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद है। या फिर ऑप्शन 4 आता है आपका कि आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल समान क्यों नहीं हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है कि आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह अधिक क्या होगा, प्रासंगिक होगा। तो क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच में कोई समानता पाते हैं, या आप किसी अन्य जीव की किस प्रकार से भिन्न है, यह गलत है। पसंदीदा फिल्म, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सबसे अधिक प्रासंगिक होगा कि क्या आप अपने माता पिता के बीच में कोई समानता पाते हैं, यह आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 आता है कि शैक्षिक उद्देश्य से छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरीके से परीक्षण करता है। तो क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेल में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके, या अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है कि खेत में खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार की कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। या ऑप्शन 4 है आपका कि उर्वरक के उपयोग में बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्या कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें आपको बताना है कि परीक्षण करने की बारे में बात की गई है। खरपतवारों के बारे में बताना है कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या रणनीति बनाई जा सकती है, अपनाई जा सकती है कि खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पौधों को बढ़ने नहीं देते, यह भी गलत है। खरपतवार यह आपका यंत्रों का प्रयोग किया, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 आपका राइट आंसर हो जाता है कि उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने के क्या कारण हो सकते हैं, इनके बारे में जानना, यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 आता है कि एक शिक्षक
एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वाला, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर होता है? तो इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव या इन घटनाओं के कारण या पूर्व में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, या फिर ऑप्शन 4 दे रखा है आपको कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि एक शिक्षक है ऑनलाइन संसाधन का प्रयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे आती हैं आपकी ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन, और आपको इसमें बताना है कि वह क्या करता है, एनिमेटेड वीडियो को प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि सबसे सही आंसर होता है आपका कि घटनाओं के बारे में लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या इन घटनाओं के कारण को बता रहा है या पूर्व में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी। तो यह गलत हो जाता है, यह भी आपका गलत होता है। ऑप्शन 4 भी आपका क्या हो जाता है, बचने के उपाय, यह भी गलत होता है। क्या बता रहा है, इन घटनाओं के कारण बता रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है कि इन घटनाओं के बारे में बोल रहा है, उपयोग करता है किसके माध्यम से, वह वीडियो के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 89 है कि शिक्षण खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए उपयुक्त है। तो मुरब्बा है, दही है, घी है या फिर पापड़ है। तो आपको बताना है कि खाद्य सामग्री की अवधारणा सिखाना चाहते हैं तो खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका मुरब्बा। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही आंसर हो जाता है कि जो मुरब्बा होता है इसको हम अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, खाद्य सामग्री के रूप में मुरब्बा भी आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अनोश्यता पर विचार सिखा रही है। तो निम्न में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो एक डाकघर, एक परित्यक्त इमारत या एक किराने की दुकान, या ऑप्शन 4 आता है आपका कि एक नाली। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन है, सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अनुश्रता पर विचार सिखा रही है। तो कौन सा उदाहरण है समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है? तो किराने की दुकान के बारे में वह बता रही है। यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। यह पेपर आपका 12 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। तो इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में सभी क्वेश्चन आए होंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर करेंगे। मैंने आपको 1 जनवरी 2022 से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको कराना स्टार्ट किया है। मैंने इसमें CDP और आपकी जो EBS है इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप इनको देख लेना, इनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।